आपने वो दौर देखा है जब उस टाइम अगर किक मिल जाती लॉलीवुड को तो हम वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब के दौर से फिर आप उस किक को रिवाइव कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि आगे वक्तों में हमें नहीं मिले, बॉलीवुड कहाँ निकल गया, नेटफ्लिक्स आ गया, हम पीछे क्यों रह गए? सर जन्नत मिर्ज़ा एक मशहूर टिकटॉकर हैं। पाकिस्तान में टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उन्हीं के हैं। आपने उन्हें लेकर एक फ़िल्म बनाई, आई वुड से एक तजर्बा था। तो डिजिटल मीडिया के मुताबिक तो ये होना चाहिए था कि सन में बुक हो जाने चाहिए थे, टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी। जिस तरह उसके फॉलोअर्स हैं वो लोग आते हैं तो मॉल्स ब्लॉक हो जाते हैं। वेलकम टू डॉक्टर अफान कैसर पॉडकास्ट। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका तारुफ कराना खुद तारुफ के लफ्ज़ के साथ खेलने के मुतरादिफ है। सैयद नूर साहब हमारे साथ हैं। कैसे हैं सर? जी बेहतरीन। सर हम बचपन कह लें, हमारी तो पूरी उम्र जो है, अब जहाँ तक हम पहुँचे हमने एक ही नाम सुना है, सैयद नूर साहब। क्या फिल्में, गाने और जितने अदाकार अब पैदा किए, बाद में पूरी ड्रामा इंडस्ट्री की रेवोल्यूशन वो आपके नाम के गिर्द घूमती है। मतलब यू आर द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द इंडस्ट्री, चाहे हम किसी भी फॉर्म में देख लें। सर मेरा पहला सवाल ये है, वक्त बदलता है, जिद्दत बदलती है, बॉलीवुड कहाँ पहुँच गया और हमारी जो इंडस्ट्री थी वो टोटल जवाल का शिकार हो गई। मतलब शायद पाकिस्तान के हालात से भी ज़्यादा बदतर हालात लॉलीवुड के हो गए। आपने वो दौर देखा है जब उस टाइम अगर किक मिल जाती लॉलीवुड को तो हम वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब के दौर से फिर आप उस किक को रिवाइव कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि आगे वक्तों में हमें नहीं मिले, बॉलीवुड कहाँ निकल गया, नेटफ्लिक्स आ गया, हम पीछे क्यों रह गए? फॉर्चुनेटली एक तो हमारे मुल्क के हालात जो है वो सही नहीं रहे, मसाइल का शिकार रहे। तमाम इंडस्ट्रीज़ जो थी यहाँ पे मसाइल का शिकार रही, उसमें फिल्म इंडस्ट्री भी थी। फिल्म इंडस्ट्री की एक बैड लक जो है वो ये हुई है कि उसे सपोर्ट नहीं मिली। ये खुदरो पौधा है जिसे आप कह लें, और गवर्नमेंट की तरफ से अगर हुई है तो भुट्टो साहब के ज़माने में एक इदारा बनाया था इन्होंने, नेफडेक। तो नेफडेक ने कुछ काम किया और उसके बाद नेफडेक भी बंद हो गया और नेफडेक बिक गया और लावारस इंडस्ट्री फिर लावारस हो गई। तो हमें मिसाल दी जाती है भारत की, इंडिया की, कि वो क्यों इंडस्ट्री इतनी कामयाब हुई है। तो वहाँ तो बहुत सपोर्ट है, वहाँ तो उनकी जो आर्काइव है एक फ़िल्मों की, वो इतनी गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगा के बनाई है कि बयान नहीं किया जा सकता। उनकी पूना एकेडमी को आप देखें, जिसने डायरेक्टर्स भी पैदा किए हैं, राइटर्स भी पैदा किए हैं, एक्टर्स भी पैदा किए हैं, एक्ट्रेसेस भी, कॉमेडियन भी, सब बहुत प्रोडक्शन हुई है वहाँ से आर्ट की। लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी ने कोशिश करके, ख़ास तौर पे मेरी बहुत कोशिश रही है कि फ़िल्म जो है वो पढ़ाई जाए। और आज से 14 साल पहले, 12 साल पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुगीस के ज़माने में मैथ कम्युनिकेशन के साथ फ़िल्म को लगाया गया मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर। और फिर उसकी देखा देखी, फिर BNU, फिर NCA, फिर सुपीरियर यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने फिल्म के बच्चों को, मैं ख़ुद भी जाता रहा विजिटिंग फैकल्टी में, 4-5 बैच निकल चुके हैं, लेकिन एक भी फिल्म मेकर नहीं निकला। जबकि पूना से जो निकलता है वो फिल्म मेकर बनता है या फिल्म एक्टर बनता है। बहुत सोचा मैंने कि ये ऐसा क्यों है, तो रीज़न ये समझ में आया कि वहाँ पैशन है, यहाँ फैशन है। वहाँ पैशन है, यहाँ फैशन है। यहाँ फैशन, डिग्री ली जाती है और डिग्री के बाद जो असल सिलसिला शुरू होता है पैशन का या काम करने का या कुछ बनने का, तो उसकी बजाय जाके नौकरी कर ली जाती है किसी भी प्रोडक्शन हाउस में, किसी भी टेलीविज़न पे। बच्चा डिग्री लेके कोई भी फिल्म मेकर नहीं बन पाया, किसी ने हुक नहीं काटी फिल्म मेकर बनने के लिए, कोई भी पैदल माल रोड पे नहीं चला सोचते हुए उधर से मुनीर नियाज़ी आ रहे हैं, इधर से अली सुफियान अफाकी जा रहे हैं, उधर से ये वो लोग थे जो हमारे लिए मशले राह थे। तो अब हम शायद नहीं बन सके अपने आने वालों के लिए। सर जन्नत मिर्ज़ा एक मशहूर टिकटॉकर हैं। पाकिस्तान में टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उन्हीं के हैं। आपने उन्हें लेकर एक फ़िल्म बनाई,
आई वुड से एक तजर्बा था। तो डिजिटल मीडिया के मुताबिक तो ये होना चाहिए था कि सन में बुक हो जाने चाहिए थे, टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी। जिस तरह उसके फॉलोअर्स हैं वो लोग आते हैं तो मॉल्स ब्लॉक हो जाते हैं। जन्नत मिर्ज़ा के साथ फिल्म बनाने का तजर्बा कैसा रहा, और क्या मिस कैलकुलेशन हो गई, या वो जो सोशल मीडिया पर फैंस हैं वो बस सोशल मीडिया की हद तक ही थे, उस फिल्म को भी सोशल मीडिया पे रिलीज़ किया जाना चाहिए था? देखिए, मैं तजुर्बा आप कहते हैं तो इसको तजुर्बा मान लेते हैं, लेकिन तजुर्बा था नहीं। हमेशा नए आर्टिस्ट आते हैं फिल्म में, और ये तो एक स्टेब्लिश आर्टिस्ट थी जिनकी लाइकिंग भी थी और जो काम भी जिनकी समझ में आता था, एक्सपीरियंस था, हर लिहाज से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था। फिर फिल्म में बहुत अच्छा काम किया, और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत सारे लोग आएंगे देखने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आई कि आज कल जो यंगस्टर हैं वो 15 सेकंड के या 30 सेकंड के रील्स। रील्स पे फिक्स हो गए हैं। वो 2.5 घंटे की 2 घंटे की फिल्म में नहीं देखेंगे, और यही वजह थी कि वो फिल्म जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं चली, वो चलनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक जन्नत का ताल्लुक़ है, ब्रिलियंट आर्टिस्ट है, उसने मेहनत भी बहुत की, पैशन के साथ काम किया, बट अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट वाज ज़ीरो। सर अगर यही मूवी, यहीं से मैं सवाल पर आता हूँ, अब तो नेटफ्लिक्स पहले रीलें रिकॉर्ड करने वाला एक छोटा सा इदारा होता था, आज नेटफ्लिक्स पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में शायद सिनेमा को नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम और इस तरह की जितनी दीगर चीज़ें हैं वो रिप्लेस डाउन कर देंगे। तो कर दिया उसने, रिप्लेस डाउन तो कर दिया है। अब तो मोबाइल पे आप सिनेमा नहीं जाते, मोबाइल पे आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेज़ॉन देखते हैं, प्राइम वीडियो देखते हैं, यूट्यूब इवन आप का देखिए, सिनेमा को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। वो इसलिए कि सिनेमा तो आपको गाड़ी में बैठे बिठाए भी आप देख सकते हैं, और घर जाके चलें, फिल्म को छोड़ें, आप चैनल्स को देख लें। चैनल्स वो उतना नहीं देखे जाते, अब वो यूट्यूब देखते हैं लोग। 100 रुपये का लोड, और फिर बाकी यूट्यूब है, और उनकी सारी रात है। सर एक अहम सवाल की तरफ आते हैं। आप ये देखें कि डिजिटल जब रेवोल्यूशन हो रहा था तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था, रोम जल रहा था। आपके जितने भी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, ये क्या कर रहे थे जब डकी चैनल बना रहा था और रोस्टिंग हो रही थी और यूट्यूब ऊपर आ रहा था, सिस्टरोलॉजी के चैनल बन रहे थे। आज वो जिनके पास कोई कंटेंट नहीं है वो उठते हैं, सुहागरात स्किप करते हैं, बाकी वो सारे अपने इवेंट दिखाते हैं, ठीक है, ड्रामे क्रिएट करते हैं, अपने माँ बाप के साथ प्रैंक करते हैं, शौहरों के साथ प्रैंक करते हैं। वो शीशा तोड़ती है, दिखाती है कि जी चोट लग गई। उनको देखने वाले मिलियंस में। और वो सैयद नूर जो माशरे में इस्लाह के लिए वीडियोस बनाता था, अब वो अगर वीडियो बनाएगा तो उनके पास वो मीडियम ही नहीं है। या तो लोग तमाशबीनी का शिकार हो गए, या रोम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था। एक्चुअली देखने वाले बदल गए हैं, उनके मिजाज बदल गए हैं। वो बहुत तेज़ी में हर चीज़ देखना चाहते हैं। और जहाँ तक ये डिजिटल की बात कर रहे हैं आप, मैंने डिजिटल उस वक्त इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में जबकि डिजिटल का कोई जानता भी नहीं था। एविड एडिटिंग सिस्टम मैं 14 साल पहले लेके आया, अच्छा। अमेरिका से मैंने मैंने यहाँ रखा। उसमें मैं एडिटिंग करता था फिल्म की, और लोग उस वक्त हम जितने भी लोग थे कैंची से एडिटिंग करते थे। तो वो एविड एक ऐसी मशीन ईजाद की थी हॉलीवुड वालों ने, जिसमें आप टेलीसाइन करते थे अपनी फिल्म नेगेटिव को, और उसके बाद उस फिल्म नेगेटिव से आप रॉ फिल्म लेते थे टीवी के ऊपर, और आप एडिट करते थे एविड पे। और उसके बाद एविड आपको एक कट लिस्ट देता था जिससे आप अपनी फिल्म काटते थे डिजिटली। तो हमारे यहाँ बड़ा इस बात का मजाक उड़ाया गया मेरा कि देखें ये क्या टीवी पे एडिटिंग करता है, जबकि तब भी कैंची से एडिटिंग हम एफोर्ड नहीं करते। मैं थोड़ा बहुत पैसे मैंने जमा किए थे, मैं
ख़रीद लाया। सारी ज़िंदगी हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में 2C पे फिल्म बनी है, 2C कैमरा पे, जो गोरे ने अपनी कमर्शियल न्यूज़ रील के लिए वो कैमरा बनाया था, जो बहुत शोर करता था, उसकी आवाज़ इतना शोर करती थी कैमरा जब चलता था, तो उसी लिए फिर उसको बाद में फ़िल्म को डब किया जाता था। तो हम तो सर्वाइवल की जंग लड़ते रहे हैं। कोई प्रोड्यूसर आया, थोड़े से पैसे लेके आया उसका, तो उसने कहा कि इसमें फिल्म बनानी है और बनानी भी है, पैसा भी कमाना है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक भी फिल्म बनानी है, अपनी मर्ज़ी भी करनी है। वो एक कॉम्बिनेशन बन के तो फिल्म्स बनती रहीं। और इसीलिए आप ये देखिए कि सुल्तान रईस साहब का जो दौर था वो इसलिए बड़ा दौर कहलाता है कि जो फिल्म शुरू होती थी वो बन जाती थी। बन इसलिए जाती थी कि जितने सिनेमाज थे, सिंगल स्क्रीन सिनेमाज, वो सपोर्ट करते थे, वो फिल्म ख़रीद लेते थे और उस प्रोड्यूसर को कुछ पैसे मिल जाते थे जिससे वो फिल्म कंप्लीट कर लेता था और बाद में फिल्म लगती थी। और फिल्म देखने वाले ही उस मिजाज के थे जो सुल्तान रईस साहब को देखना चाहते थे और उनके जो भी को स्टार्स होते थे उनको देखते थे, एक्शन फिल्म्स देखते थे, बदमाशी पे फिल्म देखते थे, डांसिंग फिल्म्स देखते थे, कोई भी तजुर्बा नहीं होता था। तो उस ज़माने में कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया पैरेलली, मतलब परवेज़ मलिक साहब ने बहुत अच्छा काम किया, नज़रुल इस्लाम साहब ने बहुत अच्छा काम किया, जावेद फ़ाज़िल साहब ने बहुत अच्छा काम, जिन्होंने उर्दू फिल्म बनाई, असलम डार साहब ने बहुत अच्छा काम किया। और एक वक्त ऐसा आया कि वो भी हार गए, यानी सुल्तान सर रईस डिजिटल ड्रिफ्ट क्यों नहीं ली? क्यों नहीं ली? कहाँ से? डिजिटली ड्रिफ्ट क्यों नहीं ली? सिनेमा ने, हमारे सिनेमा ने ही, आप लोगों ने देखें, अब इस टाइम हम जो शूट कर रहे हैं, हम 14-15 प्रो मैक्स कैमरास पे शूट कर रहे हैं। ये जितने वीलॉगर्स इंडस्ट्री थी, डिजिटली इनोवेशन की तरफ क्यों नहीं आए? अब हॉलीवुड की मूवीज़ भी आईफोन के कैमरों से शूट होती रहीं, वो भी रील्स पर आते रहे। क्या सीखा नहीं या हम नहीं, इनोवेशन ये की तो तरफ कुछ आए नहीं? काम ही नहीं है इसको सीखने ये तो कोई काम ही नहीं है। काम वो 35 को हैंडल करना है। 100 लाइटें लगी हुई हैं, 100 लाइटें कैसे आप कंट्रोल करेंगे इन वन फ्रेम? उसका अपर्चर कैसे कंट्रोल करेंगे? वो पेंटिंग होती थी सर। ये डिजिटल की जो आप बात करते हैं, ये तो बच्चा भी हैंडल करता है। अब 2 साल के बच्चे को आप पकड़ा देते हैं और आप कहते हैं चलो भी। तो वाम इसको देख रही, उसे देख नहीं रही। हाँ, तो इससे क्रिएटिविटी नहीं है ना, कहाँ है? तमाशबीन हो गए, हाँ, तो बिल्कुल पब्लिक मैंने तमाशबीन आपसे हो गई। कहा है, पब्लिक शॉर्ट टर्म्स में आ गई है। 30 सेकंड, 15 सेकंड, बच्चे ने कैमरा रख के ऐसे ऐसे कर दिया, वो लगा देंगे, ओ ये क्या हो गया। अच्छा, जो घरों का कंटेंट है, आप इसलिए मैं, लेट मी फिनिश जी जी प्लीज। जी इसलिए कि सिनेमा जो था वो टिकट खर्च करके आप जाते थे बाय चॉइस। आप गाड़ी में बैठते थे या टैक्सी में बैठते थे या रिक्शे पे बैठते थे या बस पे बैठते थे या मोटरसाइकिल पे, जी 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 आपको एफर्ट थी आपकी। जी जी सिनेमा पहुंचे, लाइन में लगे, फैमिली को लेके रश गए। बहुत है, लाइन में लगे हैं, टिकट नहीं मिल रही, जंपे मार रहे हैं, टिकट निकाली है, कपड़े ख़राब हो गए हैं, इसलिए कि उस सिनेमा के अलावा कोई चीज़ एंटरटेनिंग नहीं थी, कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी, कोई मोबाइल पे 15 सेकंड का ब्लॉग नहीं था। अब आपको ज़रूरत ही नहीं है, अच्छा सर, आपकी एफर्टलेस होगी। इखलाकियात पर आपने बड़ा वीडियोस को मद्देनज़र रखा जब आपने वीडियोस सिनेमा किया। अब आप फैमिली वीलॉगिंग को कैसे देखते हैं कि एक लड़की या नौजवान वो उठती है, क्योंकि अब ये माशरे में जरासीम की तरह फैलता चला जा रहा है, बहुत बहुत बुरी बात है और बेडरूम्स बहुत ही, मैं कहता हूँ ये हम जिस तरफ जा रहे हैं ये बड़ा नुकसान होगा, हो भी रहा है, अखलाकियात का, रिश्तों का, आपकी जो आपने बरसों की मेहनत के बाद इज़्ज़त कमाई है उसका, जो आप एफ़र्ट करके जिस मुकाम पे पहुँचे हैं वहाँ से ऐसे खींच लेते हैं, आप ज़मीन पे गिर जाते हैं। आपको फिर बताना पड़ता है कि नहीं ये मेरा मुकाम नहीं है। आप पे इतना कीचड़ उछालते हैं बगैर किसी बात पे, इतना गलाजत भरे कमेंट्स मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ तो रूह कांप जाती है। ये इतना ख़राब काम हुआ है ये डिजिटल का, यानी कोई रोकने वाला नहीं, कोई लगामें डालने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। ये सब अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं और जो आता है वो कर गुजरते हैं। सर बेडरूम के अंदर से सुबह की रूटीन से लेकर रात की रूटीन तक माँ बाप के साथ प्रैंक्स करना, मजाक क्रिएट करना और उससे करोड़ों रुपया यूट्यूब के ज़रिए आ जाना, मुझे बताएं लोग इसका इंतखाब करेंगे या कोई दोबारा आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री में साइमा,
रेशम की तरह काम करेगा। आप बताएं कि हम इस सब से निकलेंगे कैसे? देखिए हमें अपनी फिल्में डिज़ाइन करनी पड़ेंगी, फिल्में भी देखेंगे, लोगों ने देखी नहीं मौला जट, आके रिवाइवल देखी थी। है। रिवाइवल एक फिल्म से नहीं हो सकता कभी भी, तवातुर से फिल्में बनेंगी ऐसी, और इतने बजट नहीं मिल सकते किसी, असल जो मसला है वो यही है। और अल्टीमेट काम जो है वो वही है, अगर फिल्म का देखें या ड्रामे का देखें तो वो वही है कि आप मेहनत से बनाएं, कंटेंट साफ़ सुथरा हो, फैमिली पूरी बैठ के देख एंटरटेनमेंट हासिल करे। ये नहीं है कि बेटा छुप के मोबाइल लेके एक कोने में बैठा हुआ है, वो कुछ और देख रहा है, बाप कुछ और देख रहा है, माँ कुछ और देख रहा है, बहन कुछ और देख रही है, और चारों गलत देख रहे हैं। ये तो समझना पड़ेगा, ये तो बच्चों को स्कूल से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वरना ये एक ऐसा तूफ़ान आ जाएगा कि सारी इज़्ज़तें खाक में मिल जाएंगी, सारे बुलंदियां जो हैं वो नेस्तो नबूद हो जाएंगी। ये बड़ी ज़्यादती है, ये सोशल मीडिया और ये बेबाक जो हैंडिंग है, इसको रोकना पड़ेगा फ्रॉम द रूट्स। सर, कमिंग टू सेकंड सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट, अब अगर आप कोई फिल्म बनाएं और आप सोशल मीडिया से कोई किरदार उठाएं, जैसे आपने जन्नत मिर्ज़ा के साथ काम किया और आप खुद कहते हैं कि वो एक अच्छी अदाकारा थी, प्रोडक्ट वो डिजिटल की ही थी, लोग उसको ये भी कहते रहे कि उसको एक्सप्रेशंस और ये चीज़ें उसकी नहीं है, उसको आते ही नहीं है नहीं, लिप बहुत सिंक अच्छे करना। हैं उसका लिपसिंग का बहुत अच्छा है। ये तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ उसको समझाने में, उसका बहुत अच्छा है। यही तो मैं कहता हूँ, टैलेंट बेशुमार। ये ऐसे बोल देते हैं ना, इनको कुछ पता है कि किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, वो क्या है क्या नहीं है। आपकी अगली चॉइस कौन सी खातून या लड़का होंगी अगर आप दोबारा फिल्म बनाते हैं और सोशल मीडिया से मैं तो कोई? बना ही रहा हूँ फिल्में, मैं फिल्में बनाना बंद तो नहीं, नहीं अगर कर कोई करेक्टर यहाँ से उठाएं, डिजिटल के करेक्टर्स के साथ कोई डिजिटल फिल्म। तो मैं फॉलो नहीं करता, सही। इसलिए कि इतना बेबाक मुझे डर लगता है, मैं घबरा जाता हूँ, लिहाजा मैं देखता ही नहीं। मेरा बेटा या कोई मुझे कोई कह दे कि जी ये एक अच्छा क्लिप है, ज़रा देख लें, तो मैं देख लेता हूँ, वरना मैं फॉलो नहीं करता। बहुत डर लगता है बच्चों से। सही। ये बताएं सर, अब अदाकारों जो ड्रामे आप देख रहे हैं, करेक्टर्स देख रहे हैं, कोई ड्रामा इंडस्ट्री में से कोई फेवरेट अदाकारा जो आप फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे? नहीं, वाई फिल्म इंडस्ट्री, वो अगर ड्रामे में अच्छा करे तो उसको वहीं करने दिया जाए। आप फिल्म में कुछ अच्छा चाहते हैं तो फिल्म में आप नया करेक्टर लाएंगे? नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं। देखिए नए, हाँ अगर वो विलिंग है, वो ड्रामा इंडस्ट्री वाली कोई हीरोइन या हीरो कि जी मैं आपकी चॉइस क्या होगी? आप मौजूदा दौर में किसको समझते हैं कि ये मैं ड्रामा देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस अदाकारा को फिल्मों में लेकर? मैं कभी भी नहीं चाहूँगा ये। किसी डॉक्टर को भी साहब नहीं लाना नहीं, चाहिए? डॉक्टर साहब नहीं, ये बात इसी ने तो बेड़ा गर्क किया है कि ये अच्छा है ड्रामे में, इसको उठा लो जी। कहानी क्या है, कंटेंट क्या है, वो करेक्टर क्या है, उसकी नफ्सियात क्या है, उसमें फिट इन हो रहा है नहीं हो रहा। तो सर फिर टैलेंट, रॉ टैलेंट कहाँ से लाएंगे? ना अकेडमीज है ना इंडस्ट्रीज क्यों है। नहीं है, मैं बताऊंगा। जब तक आप प्रॉपर कास्टिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर उनकी प्रेजेंस के साथ, उनकी शक्ल सूरत के साथ, अब लंबी नोज़ वाला, गोल गोल आँखों वाला, बारीक होंठों वाला, ये जो है ना, ये कनिंग रोल में अच्छा लगेगा। आप जैसे डॉक्टर साहब जिसके होंठ हैं ऐसे, नशीली सी आँखें हैं, ये सॉफ्ट रोल्स में अच्छा लगेगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंग्रेज़ी फिल्मों के टाइटल्स पढ़ें, वहाँ एक टाइटल आता है कास्टिंग डायरेक्टर। कास्टिंग डायरेक्टर क्या है? वो डायरेक्टर को स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसके जो किरदार हैं उनकी कास्टिंग देता है कि इस रोल के लिए ये 3 नाम है, इस रोल के लिए ये 3 नाम है। वो डायरेक्टर उनको देखता है और उसमें से एक रोल सेलेक्ट करता है। अब वो सिलेक्ट कैसे करता है कि वो जो रोल है उसकी जो शक्ल उभरती है, वैसी शक्ल वाला वो एक्टर ढूंढता है। सही सही। तो आप कह रहे हैं कि वो टीवी से उठा लूँ मैं, वो कैसे चलेगा? नहीं अच्छा चल सकता। मैंने अगर सर हुमायूं सईद पंजाब नहीं जाऊंगी, फिर जितने भी दीगर करेक्टर्स हैं जिन्होंने अभी फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा डोमिनेट करना चाहा है, ये बेसिक प्रोडक्ट तो ड्रामा की थी। कामयाब रहे हैं, करना चाहिए। देखिए हुमायूं सईद ने क्या किया है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। उसने जब फिल्में की हैं तो ड्रामा नहीं किया, जब वो ड्रामा करता है तो फिल्में नहीं करता। और फिल्में जो की हैं उन्होंने अपने रोल
प्रॉपरली अपनी शख्सियत के मुताबिक जो है लिखवाए हैं, जिसमें वो अच्छे लगें। अगर वो रोल अपने मुताबिक ना लिखवाते तो उनकी फिल्में ना चलती। तो ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे फेलियर की वजह यही है डॉक्टर साहब, कि वो हिट हुआ है उसको उठा लें, सूट कर रहा है आपके स्क्रिप्ट के किरदार को, कहानी के किरदार को, या नहीं कर रहा, आप उसको ले आते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा एक्टर होने के बावजूद वो अच्छा नहीं लगता। सर इंस्टाग्राम, आपने कहा मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा फॉलो नहीं करता। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री भी इस चीज़ का शिकार है कि जो इंस्टाग्राम पे जिस खातून के जितने फॉलोअर्स हैं वो उतनी बड़ी स्टार है, और जितने जो कपड़े उतारती चली जाएगी उसके उतने ही फॉलोअर बढ़ते चले जाएंगे। ये इंस्टाग्राम का फार्मूला है। तो फिर एक्टर तो ना हुई ना, फिर तो वो सो कॉल्ड जिस्म बेचने वाली, जो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। तो मालदीव और इधर उधर के भी उसके उतने ही फॉलोअर्स हैं, आप उठा के देख लें। अब भारत में बहुत सारे करेक्टर्स हैं। इनमें कोई भी फिल्म देखते हुए रोने वाला नहीं है। रो पड़ता है ना इंसान फिल्म देखते हुए, इमोशनल हो जाता है। ये सारे जिस्म देखने वाले हैं, बेहुदा मजाक देखने वाले हैं, बेहूदगी देखने वाले हैं। तो फिल्म देखने वाले वो फिल्म ही देखना चाहेंगे। ये तो पैसे दे के इंडियन एक्ट्रेसेस जो हैं, पैसे दे के अपने वो फॉलोअर्स बढ़ाती हैं, ये करती हैं, क्या मिल जाता पाकिस्तान में भी यही हो रहा है सर। पाकिस्तान में भी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ऐसे ही। और पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री, कितने लोग ये कह चुके हैं कि जिस अदाकारा के जितने फॉलोअर्स हैं उसको ड्रामा इंडस्ट्री में उसकी उतनी ही मांग है। आप किसी भी एक्ट्रेस को उठा लें जो टॉप ड्रामा इंडस्ट्री को रूल कर रही है, वो अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बेस पर उसमें कास्ट की जाती है। तो इस सारे फिनोमिना को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इसको नहीं मानता, इस फिनोमेना को। हर आर्टिस्ट का अपनी एक प्रेजेंस है, अपनी एक ताकत है, अपनी हैसियत एक्टर के, अपनी सेल्फ नेगेशन के हवाले से वो कितनी पावरफुल है या कितना पावरफुल है, उसी हिसाब से वो बड़ा एक्टर है, छोटा एक्टर है। ये जो बातें, ये सतही बातें हैं। किसी वक्त भी वो फॉलोअर्स गायब हो जाएंगे, वो डाउनफॉल आ जाएगा। कार्टून की तरह वो ज़मीन पे गिर जाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं, माजी के बेहतरीन अदाकार जिनके साथ आपने काम किया, सभी बेहतरीन थे। सर उनमें टॉप अगर आप मुझे 1 2 3 करें, डू यू थिंक कि भाई ये जो अदाकार था या ये जो अदाकारा थी, मुझे इस जैसा, मतलब एक होता है ना एक पर्सनल फेवरेट, वो कौन थे? देखिए डॉक्टर साहब, किसी को रेट करना, किसी को 1 2 3 4 करना हमारा कोई हक नहीं बनता। हमारी ये जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। पब्लिक पे करेंगे? पब्लिक भी नहीं, कैसे करेंगे? देखें, 3 फिल्में हैं। एक फिल्म में सपोज मोहम्मद अली साहब बड़ी अच्छी गई, दूसरी फिल्म में नदीम साहब हैं, वो अच्छी नहीं गई, तीसरी फिल्म में वहीद मुराद साहब हैं, वो अच्छी चलेगी। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि नदीम साहब बुरे एक्टर हैं और वो बड़े नहीं। ये डिपेंड करता है कि उनको स्क्रिप्ट कैसी मिली है, उनको रोल कैसा मिला है। अगर रोल ही अच्छा नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो कहाँ से अच्छे होंगे? जब रोल अच्छा मिलेगा उसमें वो आएंगे, परफॉर्म करेंगे, 50% भी परफॉर्म करेंगे तो वो अच्छे लगेंगे। तो ये जो कहते हैं ना जी, बताएं जी भैया 1 नंबर पे कौन है, तो अरे सारे अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। जिसको जहाँ अच्छा रोल मिलता है, अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है, वो अच्छा है तो वो चल रहा है। मतलब अब शान, मोहम्मद राना, बाबर अली, अरबाज खान, आज के दौर के जो लड़के हैं, फवाद खान, हुमायूं सईद, ये सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। अब ज़्यादा अच्छा कौन है? जिसको ज़्यादा अच्छा स्क्रिप्ट मिल जाए। अच्छा, और उससे डायरेक्टर काम निकलवा ले, वो ज़्यादा अच्छा है। सही। आता तो सबको, एक्टिंग करना तो सबको आती है। वैसे सर भारत में देखा गया है कि जब अदाकारा अपनी एक एज लिमिट को क्रॉस करती है तो वो कुछ ग्रेसफुल कैरेक्टर्स में आ जाती है। बड़ी मिसाल तब्बो है। अभी हाल ही में हीरा मंडी में जो भंसाली साहब की थी, उसमें मनीषा कोरायला को आप देख लें। वाई इन पाकिस्तान देर आर मैनी बिग नेम्स लाइक साइमा, रेशम, रीमा ने शादी कर ली और कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके साइमा हस्बैंड। ने तो बहुत पहले शादी कर ली। रीमा की बात कर रहे हैं वो हमारे 3rd सेक्शन पे हम उसी पर आ रहे हैं, और फिर हम उस पे तो बहुत सारी आपसे बातें करनी है। तो सर हम वो जो ग्रेसफुल रोल्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में, हम वो और बॉलीवुड की तरह क्यों नहीं मेंटेन कर पाते? पहली बात तो यह है कि खुदा का वास्ता है, हिंदुस्तान से हमारा कंपैरिजन ही नहीं है। क्यों करते हैं कंपैरिजन? ठीक। वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, ख्वाबों की इंडस्ट्री है, जहाँ जो इंसान ख्वाब देखता है कि ऐसी हो, वो वैसी इंडस्ट्री है। और
अच्छा चले, करेक्टर क्यों लूज कर देते हैं हम उनको, उस ग्रेस में दोबारा कास्ट क्यों नहीं करते? ये फिल्म मेकर्स की कमज़ोरी है, आर्टिस्ट की कमज़ोरी नहीं है। आप देखें, साइमा के लिए मैंने ग्रेसफुल रोल लिखे और उसने किए, स्टिल वो स्टार है, बड़ी स्टार है। और जो एक्ट्रेसेस नहीं करती तो इसमें उनका कसूर नहीं है, इसमें फिल्म मेकर का या उनका कसूर है जो उनको पहचान ही नहीं रहे, उनके मुताबिक रोल ही तख्लीक नहीं कर रहे। प्रिटी वुमन जूलिया रॉबर्ट्स इतनी बूढ़ी हो गई और अभी भी वो मेन रोल कर केट रही है। विंसलेट को देख लिया, ट्रेन टाइटैनिक। क्या बात है, ये इकट्ठी आई थी, रीमा, उधर आप साइमा, देख लें, केट आज भी विंसलेट, ये सारी इकट्ठी आई हैं। जया बच्चन को देख लें आप, जया तब वो बच्चन तो खैर नहीं कर रही, जया बच्चन तो लेकिन नहीं कर स्टिल रही। उनको अभी भी हाँ, कुछ हाँ। मूवीज में तो कोई ये ग्लिम्स करना करेक्टर चाहिए, देते ये हैं। फिल्म मेकर्स का और हमारे यहाँ मर्द को भी रोल देते हैं, जो अमिताभ बच्चन की वैल्यू है इंडस्ट्री में। आज शफकत चीमा साहब या बाकी लोग उस रोल पर, उस ग्रेस पर नहीं कास्ट हो रहे। आप ये देखिए, मैंने जब इनकी एज बढ़ी है साइमा की और शान की, तो मैंने मजाजन उनकी एज के मुताबिक कंसीव की कि वो हस्बैंड है, मैरिड आदमी है, वो स्टेज की डांसर है और उसमें अच्छे लगे। तो ये कंसीव करने पे है हमारे यहाँ। उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं है, एक्टर्स का, बड़े बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, उनको लाना, उनके लिए रोल बनाना, ये दैट इज़। सर, कमिंग टू थर्ड सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट, आपकी ज़ाती ज़िंदगी। जी। आपने फिल्म इंडस्ट्री में ही दोबारा शादी की। क्या सराइयाँ थी कि कोई भी इतनी जल्दी इजाज़त नहीं देता और चीज़ें उस तरह होती हैं? क्या कोई रेजिस्टेंस थी फैमिली में, कोई इख्तलाफात रहे? इख्तलाफात शुरू में तो बिल्कुल रहे, जब ओपन हुआ कि मैंने शादी कर ली है। ऑब्वियसली कोई भी बीवी हो, जितनी मर्ज़ी पढ़ी लिखी हो, जितनी मर्ज़ी खुले जहन की हो, वो माइंड करेगी कि आपने ये क्या किया। और अब उसमें ये है कि आप उस बात को अपने लिए प्रेस्टीज पॉइंट ना बनाएं, आप उसको माने कि मैंने ये कर लिया है और अब जो आप चाहती हैं वैसे बता। मैंने ऐसे ही किया और एक वक्त आया थोड़े अरसे के बाद, जो बच्चे साइमा से नफ़रत करते थे, जो बेटा साइमा को देख के छुप जाता था, जो बेटियां स्कूल में साइमा के नाम पे भड़क उठती थी, बाद में उनका एक लव डेवलप हुआ। आज वो साइमा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, साइमा उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, उनके बच्चों को बहुत प्यार करती है। और ये वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। और इवन रुखसाना ने शादी के कुछ अरसे के बाद मुझे बिठा के एक ऐसी उम्दा और ऐसी अजीम बात की, जो मेरा ख्याल है कि कम सुनने में और देखने में आई है, कि मुझे उसने बिठाया, उसने कहा, शाह जी शादी कर लीजिए ना, हूँ साइमा नूं ओहदा शरी आख दो। ये बात रुखसाना, और जब मैंने साइमा को बताया तो साइमा के दिल में जो उनकी इज़्ज़त बड़ी, मुकाम बड़ा, वो मुकाम और वो इज़्ज़त उसने फिर बच्चों को दी, बच्चों को रिस्पेक्ट दी। तो ये हैंडलिंग जो है सर, लेकिन पहले इतनी मुखालफत होना और उसके बाद आउट ऑफ ए रैंडम चीज़ों का चेंज हो जाना, और जो पहली अहलिया थी रुखसाना, उनका ये कहना कि उनको शरई हक दें, तो इसमें साइमा की तरफ से भी तो बहुत ज़्यादा एक हौसला, वरना बीवियाँ जो दूसरी बीवी होती है स्पेशली, वही एक रिबिलियन पे आ जाती है कि बाज़ात तो ये रिबेल बहुत ही ख़तरनाक होता है और बीच में पिसने वाला जी मर्द हाँ, होता है। एब्सोल्युट। लेकिन फॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, साइमा बाय सोल बहुत ग्रेट औरत है, वाह वाह। बहुत ही ग्रेट। रुखसाना अगर यहाँ है तो साइमा यहाँ होगी या उसके बराबर होगी, अच्छा, नीचे नहीं है। रुखसाना एक पढ़ी लिखी खातून थी, उसको मालूम था, वो फिल्म जर्नलिस्ट थी, फिल्म के मुतालिक वो, तो उसको सब मालूम था कि कहाँ क्या है। लोगों ने बहुत ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की हमारी, लेकिन दोनों औरतें बहुत ग्रेट थी, जिनकी वजह से मेरी इज्जत बच गई। अच्छा सर, मुआशरा तो दूसरी शादी को बड़ा ऑकवर्ड लेता है। अभी करार शादियों पे शादियां होती जा रही हैं, अभी तीसरी हुई तो ही वो बात ही नहीं करना चाहता, और उनकी बेगमात भी इस तरह, तीनों का ताल्लुक ही मीडिया से।
आपका माशरती रिएक्शन आपको कैसा फेस करना पड़ा, फिल्म इंडस्ट्री में रिएक्शन कैसा था? और लोग देख के फिर लोग एक लेबल लगा देते हैं, यहाँ मर्द प्ले बॉय हो, एक अदाकार हो, उसके 20 अफेयर हों। आप तो खुद फिल्म इंडस्ट्री से, आपको पता है कि अनऑफिशियल शादियों की तादाद शायद 2 नहीं 2000 होती है। तो उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन निकाह कोई कर ले तो वो तो सबसे बड़ा विलन होता है। हाँ जी। तो आपको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से कितनी तानाजनी फेस करनी पड़ी? अभी तक कर रहा हूँ, इतने दुश्मन है पूरी फिल्म इंडस्ट्री मेरे खिलाफ, 2-3 बातों से। पहली बात ये कि इंडस्ट्री की हीरोइन, सबसे कामयाब हीरोइन, सबसे खूबसूरत हीरोइन, मेरी शादी हो गई। दूसरी, ये जो कामयाबी और मुकाम और इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है ना, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। इस लिहाज से भी लोग बहुत मुखालफत करते हैं। यानी जब कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता तो उसकी बुराई करता है। बुराई वो करेगा जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। तो लिहाजा इंडस्ट्री में आज तक मुखालफत है। दुनिया में लोग मुझे प्यार करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, और इंडस्ट्री वाले जानते भी हैं कि मेरी फिल्मों की कामयाबी का तनासुब क्या है, या मैं कैसा आदमी हूँ, या मुझे रिवॉर्ड्स कितने मिले हैं, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद वो मुखालफत करेंगे, इसलिए कि वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं, अपनी महरूमियों को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। कभी भी वो ये नहीं मानेंगे कि यार ये तुम्हारे बाद था, ये तुम्हारे पीछे था, ये आगे कैसे चला गया। ये साइमा जो है, सारी ज़िंदगी उसने किसी को मुंह नहीं लगाया, काम से काम रखा है, इसके निकाह में चली गई है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, कहीं भी आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी भी इवन ख़ानदान में चले जाएं आप, अपने किसी भी ख़ानदान में, वहाँ भी आपको ये फेस करना पड़ेगा। सर, आप पे एक और इल्ज़ाम भी लगाया जाता रहा फिल्म ज़रूर इंडस्ट्री में बताएं। कि आपने बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म दिया साइमा के मामले में। व्हेन इट कम्स टू फिल्म इंडस्ट्री, आपने उन्हें ऊपर लाने में बहुत मरकज़ी किरदार अदा किया। अब ये पर्सनल फेवरेटिज्म था, टैलेंट को फेवरेटिज्म था, या आपसी वो जो रिश्ता था जो अनऑफिशियली भी, ज़ाहिर है एक मोहब्बत चलती रही और फिर वो ऑफिशियल रूप धार गई। फेवरेटिज्म किया आपने? बिल्कुल किया, गलत किया। उसने रिज़ल्ट नहीं दिया। जो फिल्म में उसने काम किया है, बेहतरीन किया है, कामयाब किया है, कामयाब हुई है। इसलिए वो, अगर वो एक्टर ना होती, काम तो मैंने बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ किया है, 5-5, 6-6 फिल्में की हैं, वो साइमा जैसा काम क्यों नहीं कर पाई। मैंने साइमा के अंदर कुछ भर नहीं दिया था, ये साइमा की अपनी मेहनत थी। मैंने किया, मैं अपने किरदार को मजबूत करने के लिए आपको आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है। उस आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है जिसको आप समझते हैं कि ये आपके किरदार को अच्छा कर सकेगी। मैं डिनाई नहीं करता हूँ। हाँ, ये होता कि मैं उसको फिल्म में ले रहा होता और फिल्म बकवास बन रही होती, बुरी बन रही होती, फ्लॉप हो रही होती, फिर तो कहते जी आपने फेवर किया। अच्छा सर, ये मोहब्बत का जो सिलसिला था प्री मैरिज, ये कितने सालों पर मुहित था? कब पहली दफ़ा आपने देखा कि देखिए, बंदे की जब शादी हुई होती है ना, बंदा पहली बीवी भुगत के ना नक्को नक होया होता जी है, जी। ठीक है ना, बंदा कहता है हुण फिर। आप एक डायरेक्टर थे, एक पोस्ट पे थे, फॉर यू गेटिंग एन अफेयर्स, और जो 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 अक्सरियत यही करती है, हैविंग अ प्ले बॉय सैयद नूर वॉज वेरी इजी देन किसी को गले डाल लेना, जिम्मेदारी ले लेना, पूरे माशरे की उंगलियां अपनी तरफ उठा लेना। तो आप तो एक ग्लैमर इंडस्ट्री में रहते हुए, और अब के दौर में विच इज़ वेरी इजी टू हैव अ प्ले बॉय और अ सेक्स बॉय इमेज, और वो उस सारे को आपने नल डाउन करते हुए ये रास्ता क्यों चुना? बहुत अटैचमेंट हो गई थी नी? बहुत अटैचमेंट तो हो गई थी, लेकिन इसमें ज़्यादा क्रेडिट जो है वो साइमा का है। वो एक शरीफ खातून है। मैं फ्लर्ट करना चाहता भी तो नहीं हो पाती। मुझे याद है कि पहली बार आपने पूछा, पहली बार तो मैंने उसको उस वक्त देखा जब वो अपनी ज़िंदगी का पहला शॉट दे रही थी स्टूडियो में, जब वो एंटर हुई थी और उसकी फ़िल्म की ओपनिंग थी और वो पहला शॉट दे रही थी, मैंने तब देखा। लेकिन मेरी मेरी लाइकिंग उससे उस वक्त डेवलप हुई जब मैंने घूंघट में उनको लिया, और घूंघट में जब वो जो मैं रोल चाहता था वो रोल बन के आई, और मैंने जो उनको बताया और जो उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया उसको, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और उसका अच्छा होना ही मेरी लाइकिंग बना और कोई गलत नहीं बना। हो सकता है मैं शादी ना करता उनसे,
मैं दोस्ती रखता, लेकिन एक दिन मैंने जब पहली बार उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई, कहने लगी शाह जी हाथ फड़िया जाना हूँ छड़ना। ओह, एक नाकाबिले तस्खीर औरत अगर ये जुमला बोल दे तो अब आप मर्द हैं तो फिर आपको मर्दानगी तो यहाँ दिखानी पड़ेगी ना। That was the incident. हाथ पकड़ा तो छोड़ना नहीं। छोड़ा और नहीं छोड़ा, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे ना। अपनी पहली बीवी का छोड़ा ना इसका छोड़ा। सर हम मुझे सैयद नूर के बारे में बताएं। कोई तबीयत में हमेशा लोग जो शादी इस तरह कर लें दूसरी तीसरी, लोग कह देते हैं कि यार ये रंगीन मिजाज है या ये फ्लर्ट किस्म का है नहीं ये। नहीं, अगर फ्लर्ट है तो फिर शादी क्यों कर रहे हैं? हाँ, लेकिन माशरे का इमेज ये जाता है ना। अब वो जिस बंदे ने 2 शादियां की हो, लोग उसको कहते हैं यार ये तो इस किस्म का है और मतलब फ्लर्ट है। आप इस इमेज को निगेट करता है निकाह, लेकिन माशरा ये नहीं समझता। तो आप खुद कैसे देखते हैं कि यार मैं वन मैन वुमेन था? इवन आपके बारे में ये भी था कि आपने कहा शादी एक ही अच्छी, 2 शादियां करने वाले जो हैं अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, अगर आप मुंसिफ नहीं है, अगर आप उसका हक नहीं दे सकते। ये देखिए ना, आपको रुखसाना के कहने से पहले कि उसका शरीय हक उसको दे, उससे पहले मुझे महसूस होता था कि मैं साइमा के साथ ज्यादती करती, शादी करके उसके साथ ज्यादती कर दिए, इसलिए कि मैं तो अपने बच्चों को ज़्यादा वक्त दे रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, अपनी पहली वाइफ के साथ ज़्यादा। और वो जिसकी पहली शादी है, जो उम्र में छोटी है, जिसके पता नहीं क्या चाव होंगे, क्या ख्वाहिशें होंगी। कितना एज डिफरेंस था मेरा खासा, अभी देखे ना वो 50 है, मैं 73 हूँ। माशाल्लाह। 73 साल की उम्र में सर अपनी मेंटेनेंस का राज ही हमें बता दें। प्यार 73 साल की। कमिंग टू थर्ड सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट, मेरे सामने सैयद नूर साहब बैठे हैं। 73 साल इनकी उम्र है और ये जब मेरे साथ मिले हैं तो मुझे लगा है कि आई मेट अ यंग बॉय, हार्डली 40-45 की एज ग्रुप का। और इस जवानी का क्रेडिट भी साइमा को देते हैं। बिल्कुल हम्म। देखिए, जब आप प्यार करते हैं, इवन मैं, आप ये देखें ये प्यार में कितनी ताकत है। मैं अपनी बेटियों के साथ जब फेस टाइम बात करनी होती है, पहले अपने आप को ठीक करता हूँ, यानी कपड़े ठीक पहने, में बाल ठीक है, कहीं वो ये ना सोचे कि हमारा पापा ऐसा कि क्या हो बूढ़ा हो गया है या कुछ भी। हाँ, प्यार है ना, कि मैं अपने बच्चों को अच्छा नजर आऊँ। और आप जब किसी से प्यार करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपको खुशी को एंजॉय करना आता है, आपको अपने आंसुओं को एंजॉय करना आता है, आपको रोना आ जाता है, आपको संवरना आ जाता है, पहनने को जी चाहता है, बहुत कुछ करने को जी चाहता है। आप जवानी लौट आती है। एक्टिव रहते हैं। तो लिहाजा प्यार करें, हर किसी से प्यार करें। अच्छा सर, जब लाइफ में ऐसा कोई डिसीजन लेने लगे तो माँ के साथ सबसे ज़्यादा खड़े बच्चे हो जाते हैं और बच्चे शायद ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी बन जाते हैं मर्द की। जी हाँ। तो आपको घर में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ से आई? बेटियों से आई, बेटों से आई, और फिर वो रेजिस्टेंस ओवरकम कैसे हुई? चारों बच्चों से आई, चारों बच्चों से। चारों बच्चों से आई। और रुखसाना की डेथ के बाद जब वो वरिड हुई कि अब हमारा बाप को छिन जाएगा, अब हमारा बाप साइमा ले जाएगी, अब हमारे बाप को ये हो, उन्होंने देखा कि साइमा तो हमारे लिए फ़िक्रमंद है शाहजी से ज़्यादा। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। उन्होंने देखा कि शाजिल को साइमा खाना नहीं खा रही कि तुम खाना खाओगे तो मैं खाऊंगी, तो इतनी केयरिंग है, इतना हमारे लिए ख्याल करती है। तो हमारा जो परसेप्शन था इनके लिए वो गलत था, वहाँ से वो एक टर्निंग मोमेंट था। माँ का दर्जा आप समझते हैं सर, औलाद में जो मैडम रुखसाना का दर्जा था वो ट्रांसफ़र हो गया साइमा तक औलाद की तरफ से, या वो ब्रीच रही हल्की? नहीं, ब्रीच तो रहेगी समाओ। देखिए ना, वो जो रियल मदर है वो तो रियल मदर ही है। और साइमा जितना भी कर ले वो रुखसाना की जगह नहीं ले सकती, लेकिन समाओ कुछ कमी पूरी कर सकती है, और उसने की है। अब वो अगर आती हैं तो उनको ये तो एहसास होता है समाओ कहीं कि रुखसाना नहीं है, लेकिन वो कह देती हैं कि बच्चों से चलें ग्रैंडी से मिलें चल के। अच्छा। तो बहुत फ़र्क तो, वरना खाली खला होता, एम्प्टी होता ना सर, एम्प्टी नहीं है। ब्यूटीफुल। सर मुझे ये बताएं, मैं आजकल के जो आप इश्क को देखते हैं, लड़का लड़की के फ्लर्ट करते हैं, होता है, बिल्कुल मतलब इश्क होता है।
सर मैंने अगर आप इन निब्बा निब्बी के प्यार को देखें तो ये तो बाजू का 10-10 साल एक अटैचमेंट दिल पे लेकर बैठे रहते हैं। मोहब्बत तो आज भी हो रही है। एक मोहब्बत तो वो थी ना जो हाथ पकड़ा तो दोबारा छोड़नी नहीं। एक मोहब्बत ये है कि हाथ इतनी दफ़ा पकड़ के छोड़ा जा रहा है कि उनमें से 5-6 हाथ सारी ज़िंदगी इश्क का रोग लगा के मैं आई सी पीपल, आई सी यंग गर्ल्स, यंग बॉयज़ जो एक ही किसी का दिल पर लेकर बैठे रहते हैं, फिर उस डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और अब क्योंकि डिजिटलाइजेशन है तो ये मोहब्बतें बड़ी आसान हो गई हैं। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो फ्लर्ट करते हैं एक दूसरे के साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज के लेवल पर? अब ये जो टाइम पास मोहब्बतें हैं या वन नाइट स्टैंड की मोहब्बतें हैं या ये छोटे मोटे इश्क हैं, निब्बा निब्बी के इश्क हैं, टीन बाने मतलब टीन एजर जो आपस में शीन किनारियाँ करते हैं, और उसमें बहुत बड़ा अंसर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का भी है। जिनसी तौर पर फ्रस्ट्रेट हुए हैं, उधर बिकनी की फ़ोटोज़ देख रहे हैं, उधर माशरे में सख्ती इतनी है, निकाह भी नहीं कर सकते जब तक स्टेबल नहीं होंगे, उस तरह भी लड़की, हाँ उसी तरह लड़कियों के लिए भी यही कुछ है। वो कैसे रिलेशनशिप्स को लेकर चले? देखिए, मैं इस बात को मना नहीं करूँगा कि वो ये रिलेशन, ये फ्लर्ट करना, ये गैर ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है आपकी कैरेक्टर की डेवलपमेंट में, आपकी फीलिंग्स में। वो कैसे, मैं बताऊँ आपको, यंग गर्ल, यंग बॉय, इसको मैं ये ज़रूर कहूँगा अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करना चाहिए कि भाई हमने ये 20 साल तक, 22 साल तक हमने दोस्तियाँ करनी है, फ्लर्ट करना है, वक्त ज़ाया करना है, जो भी है, लेकिन 22 साल के बाद हमने सीरियस हो जाना है। सीरियस होने के बाद हमने एक अपनी फैमिली लाइफ शुरू करनी है, माँ बाप के कहने पे अरेंज करके, या आप अपनी लव मैरिज करना चाहें तो वो करें। लेकिन ये नहीं है कि आप फिर सीरियस ही ना हो लाइफ में। बिल्कुल। एक सर्टन एज को आपको डिज़ाइन करनी चाहिए कि 22 साल तक ठीक है, भी आप आवारागर्दी करें, जो मर्ज़ी करें। 22 साल के बाद यू मस्ट 22 साल तक stand आप on लाइसेंस the- की छुट्टी दे रहे हैं, 22 साल तक अच्छा, आप कर लें करेक्टर की नशो नुमा के लिए। डॉक्टर साहब, हाँ, वो आप सीखेंगे, आप बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे। कहीं आपको नफ़रत मिलेगी, कहीं आपको मोहब्बत मिलेगी, कहीं आपको चीटिंग मिलेगी, कहीं आपको सच मिलेगा, कहीं झूठ मिलेगा, ये सब मिलेगा, और उससे आप सीखेंगे। अगर सर उस दौरान रोग लग गया, सपोज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, रोग का इलाज वही है ना, 20 साल के बाद आप शादी कर लें। अगर साइमा मोहब्बत की उस पीक पर, जाहिर है एक इश्क तो हो गया ना, अगर अभी मोहब्बत हुई, अगर ला हासिल हो जाओ तो हासिल हो गई ना, ला हासिल हो जाती तो इश्क हो आप जाता। बेवफाई कर देती मेरे साथ। हाँ, अगर वो जाहिर है वो जिस पीक पर थी वो बेवफाई करती, तो वो जो रोग लगता है, तो निब्बा निब्बी ये जो फ्लर्ट करते हैं और नशो नुमा के चक्कर में जो रोग लगा के बैठ जाते हैं लड़कियां ख़ास तौर पे। देखें, रोग भी आपके अंदर बहुत सारा जज्बा और एहसास पैदा करता है, आपको समझ आती है। और लेकिन देखना ये है कि रोग आप लगा किसके लिए रहे हैं। वो कहते हैं ना, तुम्हारे लिए, किसी के लिए रोग मरना। तो सर लगाते ही बेवफा है, हाँ, वही कहता हूँ, नहीं छोड़ के चला गया और रोग ही लगाया। हाँ, वही ना, वो कहते हैं ना कि आपके लिए मरना, किसी के लिए मरना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो शख्स या वो औरत मिलना बहुत मुश्किल है जिसके लिए मरा जाए। बहुत प्यारी बात। तो जब मिल जाए तो बस ठीक है, ना मिले तो फिर आप परवाह ना करें कि नहीं मिली। सर वो दिल से खुर्चा नहीं जाता ना, वो याद खुर्चे कैसे? आप अपनी बात तो नहीं कर रहे। नहीं, अपनी बात तो नहीं कर रहा, हम तो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर गए और ज़िंदगी सेटल होगी, लेकिन उसको खुर्चा कैसे जाए? बहुत सारे बच्चे हैं सर, देयर आर मैनी स्टोरीज, इवन देयर आर मैनी गर्ल्स जो उस इश्क को लेकर चलती रहती हैं, शादियां भी कर लेती हैं, बच्चे भी हैं, पुराना इश्क नहीं भूलती, मलंगनी हो जाती हैं। हाँ, वो मैं ये कहता हूँ उसके लिए ये है कि वो पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें, तसव्वुफ पे जाएं, हाँ बिल्कुल जाएं, अल्लाह से आप लॉ लगाएं। हाँ, वो कन्वर्ट करें ना, यहीं से इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी का सिलसिले शुरू होते हैं। तो अगर आप अपने आप को रोलना ही चाहते हैं तो फिर रुलते रहें, अपनी अकल का इस्तेमाल ही ना करें। अकल का इस्तेमाल, दिल और अकल का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और बड़ा आपके काम आता है। दिल के बगैर या अकल के बगैर जीना भी कोई जीना है लल्लू। वाह 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 वाह, बहुत प्यारी बात। सर, कमिंग टू फोर्थ सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट, सर दी लेजेंड ऑफ मौला जट, लंदन नहीं जाऊंगी, कायदे आज़म जिंदाबाद, घबराना नहीं है, नौजवान डायरेक्टर्स हैं और चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। हाउ यू सी दिस रिवाइवल? सैयद नूर से ये क्या सीख सकते हैं एंड हाउ दे कैन सर्वाइव इन दिस इरा ऑफ कंपटीशन? उस वक्त कंपटीशन ज़्यादा था जब आप
मूवी इंडस्ट्रीज़ में थे, या अब जो डिजिटल का दौर है, जब रील्स और ये सब कुछ, ये जन्नत मिर्ज़ा, लिशबा और ये टिकटॉकर्स और एक फ़ौज है, कमल आफ्ताब और ये सारे, और ये होम के करैक्टर्स, और 7 लोग रीलें देख रहे हैं, 7 इंडिया की पूरी इंडस्ट्री। पहले तो इंडियन फ़िल्मों तक एक्सेस नहीं थी, अब तो इंस्टा खोलें आपको हर दूसरी खातून नज़र आ रही है, तो दिशा नज़र आ रही है, और ये ग्लैमर नज़र आ रहा है। अब कंपटीशन ज़्यादा है। दौर कोई भी हो डॉक्टर साहब, कंपटीशन हर दौर में आपके दौर मुश्किल में भी है। बहुत था। ये कंपटीशन तो कंपटीशन है। उस वक्त जितनी सलाहियतें थी लोगों में, जितनी आपको फैसिलिटी थी, जितनी आप टेक्निक से वाकिफ़ थे, जितना आपके पास ज़राए थे, उसमें बहुत बड़ा कंपटीशन था। उस कंपटीशन में फ़ाइट की, फ़ाइट बैक की, बनाई फिल्में। अभी और ये जितने भी नाम लिए आपने, जिन्होंने फिल्में बनाई हैं, बेहतरीन बनाई हैं। आज के दौर में ऐसी फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए नहीं कि कोई डायरेक्शन मुश्किल है या कोई ऐसी चीज़। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फ़ंड्स लाना और उस फंड्स का इस्तेमाल करना और उसमें कामयाबी हासिल हासिल करना, ये डिफ़िकल्ट। सर, आमिर लियाकत साहब को फ़िल्म की ऑफ़र थी, वो कौन सी फ़िल्म मैंने की थी? थी। जी, आपने ऑफ़र की थी। वो कौन सी फ़िल्म थी? और हमें, हमारा इल्म ये कहता है कि वो कबूल भी कर ली गई थी और वो किसी फ़िल्म में आना लगे थे आपके जी हाँ, साथ। वो बिल्कुल। क्या मामला था? वो एक मेरे पास आज भी वो कहानी पड़ी है, जिसमें वो एक आलम ऑनलाइन हीरो हुँ, का किरदार था। तो उसमें मैंने उनको ऑफ़र की थी क्योंकि वो बहुत सूट कर रहे थे। उन्होंने मेरी वो कहानी सुनी और वो इतने मुतासिर हुए, उनका यार शायद मैं ये ज़रूर करूँगा, और बाकायदा तैयारियाँ भी शुरू हो गई। फिर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। सर वो जो कहानी थी, क्योंकि ज़ाहिर है, अब पता नहीं वो शायद किस्सा पारीना हो जाए, वो करैक्टर दोबारा कभी बन ही ना पाए। वो फ़िल्म दोबारा नहीं, मैंने बनेगी, बनाऊँगा उसको। वो फ़िल्म बनेगी। अब मैं वो और उस करैक्टर में किसको देखना चाहेंगे जिसमें मैं आमिर फ़हद लियाकत? मुस्तफ़ा को लेके तो नहीं बना सकता। देखिए ना, यहाँ बात आ जाती, प्रेजेंस की बात है। फ़हद मुस्तफ़ा को लेके मैं कोई रोमांटिक फ़िल्म या कोई म्यूज़िकल फ़िल्म तो मैं सोच सकता हूँ, वो करेंगे भी बहुत अच्छी। अब आलम ऑनलाइन में फ़हद मुस्तफ़ा नकली दाढ़ी लगा के बैठे हों, तो मैं तो, मेरा फेलियर तो वहीं हो गया। हालांकि नाम बड़ा है, मुकाम बड़ा है फ़हद मुस्तफ़ा, लोग पूछेंगे भी हो फ़हद मुस्तफ़ा रोल कर, लेकिन मैं रेटिंग के लिए भी अच्छा। जस्टिस नहीं कर, मैं जस्टिस नहीं कर तो रहा कौन लेके। सा करैक्टर होगा आपकी नज़र में जो आमिर लियाकत साहब जब को नज़र आएगा तो उसे कर लेंगे, मैं आपको अभी बताऊँ। तक नज़र नहीं आया? नहीं, मैं जब सरगम बना रहा था डॉक्टर साहब, ये आपके सुनने वाली बात है, जी, जी। इसी बात के हवाले से जवाब है। तो उसमें जो रोल था हीरो का, वो एक बर्गर बच्चे का था, बर्गर फैमिली से बच्चा है जो म्यूज़िक सीखना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है। सही। तो अब मैं सोचूं मैं किसका करूं, कभी मैं सोचूं बाबर अली नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें मेरी जीवा में, उसको ले लूं, फिर कभी किसी का सोचूं, कभी शान का सोचूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये। मैं एक दिन एक होटल की लॉबी में बैठा हुआ था, उधर से अदनान समी गुजर रहा था एक मोटो से, मैंने कहा ये मेरा हीरो है। हुँ, मैंने रोक लिया, मैंने कहा बात सुनो, हुँ, फिल्म में काम करोगे? हुँ, कहता नहीं जी, मैंने तो कभी फिल्म में सोचा भी नहीं, ना मैंने किया है कभी। हुँ, मैंने कहा गाना गाओगे? कहता मैंने कभी नहीं गाना गाया। हुँ। मैंने कहा मैं चाहता हूँ। तो कहता जी मुझे नहीं मालूम, मेरे डैडी से बात करें। You are the one who brought Adnan Sami to ओह this यस, glory. सरगम। मैंने उनके, सरगम का तो पता था, लेकिन ये कि वो एक 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 नहीं वो अननोन सिर्फ कैरेक्टर को। कीबोर्ड बजाता था बस, हम्म। कीबोर्ड का मास्टर था। और आज दुनिया में अदनान समी। मैंने उनके डैडी से बात की, उनके डैडी ने कहा, उनकी खाला ने कहा कि आप ये मजाक कर रहे हैं, ये हीरो बनेगा। मैंने कहा है ही हीरो। फिर उनकी जो खाला थी, जो आंटी थी, उन्होंने बड़ी हमारी मदद की, फिर उनको हमने हीरो साइन कर लिया। और जब फिल्म बनी, जब फिल्म बनने के बाद ख़त्म हुई, तो लोगों को सिर्फ अदनान समी याद था, ज़ेबा बख्तियार इवन इतनी याद नहीं थी, हालांकि नदीम साहब भी थे, सब लोग। और फिर वो शादी भी हुई सर। फिर पहली बार फिर वहीं मिले थे मेरे। वहीं मिले, वहीं देखिए, यू ऑर्केस्ट्रेटेड अ हिस्ट्री कि उसके बाद वो इंडिया जाते हैं और इंडिया की नेशनैलिटी लेते हैं, और फिर आगे अब मैं उनका पहले बच्चा। इंडिया गया हूँ। मैं जब ज़ेबा को साइन करने मैं इंडिया गया था, तो ज़ेबा ने इनकार कर दिया था कि जी मैं नहीं कर सकती पाकिस्तानी फिल्म। मैंने कहा जी मैं अब आया हूँ तो आप मेरी कहानी तो सुन लें। उनको कहानी सुनाई, उनको अच्छी लगी कहानी। मैंने कहा फिर करें,
और उनका बड़ापन इतनी है। बड़ी हिस्ट्री सर आपने लिख दी। अगर आप ये देखें कि सरगम मूवी में एक शख्स जो मोटे से हैं और कीबोर्ड बजाते हैं, आप उनको फिल्म में लेकर आते हैं, इंडिया से जाके ज़ेबा को लेकर आते हैं, फिर एक फिल्म होती है, उस दौरान एक उसके महाराज बाद कथक को मनाते हैं, यू नो महाराज कथक, समहाउ वो वाइट बाल ऐसे वो कथक डांसर थे वो, और वो अंगरखा पहने हुए, चूड़ीदार पजामा पहने हुए, हाथ में वो पान की वो लिए हुए, स्टिक हाथ में। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अदनान समी को क्यों लिया, इसलिए कि मेरा रोल ऐसा था। मेरा रोल क्या था कि एक अमीर माँ बाप का बच्चा, लाड में पला हुआ, वो म्यूज़िक सीखना चाहता है, उसने रोलेक्स घड़ी बांधी हुई है, और वो जाके झुग्गी में बैठ जाता है कि जी मुझे सिखाएं। पैशन की वजह से, टैलेंट की वजह से, और फिर आपने उनको आज इंटरनेशनली इज़ अ स्टार, और यू ऑर्केस्ट्रेटेड ऑल दैट, इवन उनकी आई थिंक मैरिज लाइफ और हाँ जी, बाकी सब भी। मेरी फिल्म के दौरान ही उनकी शादी हुई थी। पर हाउ कम एक मोहब्बत और ये सब, और ये तो एक अलग ही कहानी है जो आप लिखने वाले किरदार ही आप हैं, और फिर इंडिया चले जाना और इंडिया में एक नाम बनाना और चीज़ें करना, और फिर इसमें सलमान खान की इंडिया मूवी में वो ज़ेबा मेरी बहन बनी हुई, बल्कि बनी हुई क्या है मैं, तो बहरहाल उनको चीट किया, उनके पीछे इंडिया चला गया। इंडिया जाके वो मासूम सी खातून वो मान गई शादी में। आप समझते हैं कि अदनान समी ने ज़ेबा बख्तियार ज्यादती की, के साथ ज्यादती की? बहुत ज़्यादा, लेकिन एक अच्छा किया, क्या अपनी निशानी ज़ेबा को दे गया, अजान। बहुत प्यारा बच्चा है, और वो अब बाप की कदर भी बहुत करता वो माँ का बेटा है। है। हाँ, और वो काम भी बहुत अच्छा कर रहा है। अजान बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब ही इज़ डूइंग। सर, कमिंग टू लास्ट सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट, शान के बारे में प्रेडिक्शन थी अदाकार शान के जो सितारे हैं एस्ट्रोलॉजी के, मनहूस का लकब देखते थे कि भाई ये जो है जिस फिल्म में शान काम करेगा, उस दौर की बात कर रहा हूँ, वो फ्लॉप हो जाएगी। सर जितने डायरेक्टर जिन्होंने बाद में शान के बगैर कोई फिल्म नहीं बनाई, वो उसको जोहल सितारा कहते थे, मनहूस तरीन। इवन जब इसमें फिल्म में घूंघट में इसको साइन किया, नुमान एजाज पहले रोल कर रहे थे, तो उसको जाना पड़ गया, और मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि जी इसको कर लेते हैं शान को। प्रोड्यूसर भी आए बाएँ शाएँ कर लिए, उन्होंने एक माना, दो नहीं माने, दो माने, तीन नहीं माने, 5-6 प्रोड्यूसर थे उस। तो आप ये देखिए कि जब शान को मैंने कहा और उसको लेके मैं स्टूडियो में आया, साथ ही संगम स्टार्ट हो गई थी, संगम पर, तो आवाज़ें लगी उस पर शान में, शाहजी जोल सारा फिर ले आए हो, ही वाज सो अपसेट सेट के ऊपर आके। मैंने कहा देखते जाओ, यानी उनका नाम ही मनहूस था जोहल सितारा। और ये लोग भूल जाते हैं अपने साथ की हुई अच्छाइयों को, कभी नहीं भूलना चाहिए, किसी ने भी की। शान भूल गए? समहाउ मैं मतलब कि कोई रिग्रेट्स है? शान के हवाले से नहीं, मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक हीरा तराशने में कामयाब हुआ हूँ, एक इतना बड़ा स्टार का। तो उन्होंने हाथ तराश करने वाले की उसी तरह कदर रखी हुई है, या समहाउ दी अदर वो कदर करते नहीं? तो हैं, मुंह पे तो बहुत करते हैं अल्लाह भला करे उनका, नहीं भी करेंगे तो क्या है। कोई दिल में मलाल है सर? नहीं, कोई मलाल नहीं है। देखें, आप अगर ये चाहेंगे ना कि आपने जो किया है वो आपको वापस मिल जाए, तो एक बार ही होगा, दूसरी बात आप कर ही नहीं पाएंगे, अल्लाह ताला वो बरकत ही नहीं डालेगा। कई लोगों, शान, मोहम्मद राना, अरबाज खान। अच्छा चले, एक बात बता दें, इन सब में एक ऑनरशिप भी होती है ना, जब एक बाप इतने सारे बच्चे पैदा कर देता है और वो देखता है, ये बता दें कि कौन सबसे ज़्यादा आज भी अटैच है, पूछ लेता है कैसे हैं वालिद साहब मेरे, कैसे हैं, प्यार करता है? अरबाज खान। अरबाज खान आज भी उसी तरह रिस्पेक्ट, रिगार्ड, प्यार। मोमी भी, अरबाज भी, बाबर भी, सब करते हैं। अब देखें, इसमें गिला नहीं करना चाहिए, सबकी अपनी अपनी मसरूफियात, बिजी रूटीन्स हैं, लेकिन स्टिल बाप को याद रखना। नहीं, जब मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं, जब डाल के मिलते हैं, बल्कि हड्डियों को कड़का देते हैं, इतनी इतनी जज्बे से मिलते हैं माशाल्लाह। तो ये सब बहुत अच्छे हैं, मेरे मुल्क का सरमाया है। बिल्कुल मेरी फिल्म इंडस्ट्री की वो रीढ़ की हड्डी है, अगर इनको जोड़ा जाए तो रीढ़ की हड्डी बन जाती है। बिल्कुल, दे आर द बैकबोन। सर, आते हैं रैम्बो और साहिबा की तरफ।
उनकी लाइफ भी बड़ी कंट्रोवर्सीज का शिकार रही एज़ कम्पेयर टू, मतलब उनका आपसी रिलेशन तो अच्छा रहा उनकी वालदा का और ये बाकी सारा। उनकी फ़िल्म जर्नी को आप कैसे देखते हैं, उनकी मेहनत को कैसे देखते हैं? और दर्जनों फ़िल्में उन्होंने भी की, इकट्ठे भी की, फिर बाद में रैम्बो ने, और अब वो डिजिटली भी एक्टिव है। आई थिंक अगर मैं किसी अदाकार को लेबल करूं कि जिन्होंने अपनी डिजिटल प्रेजेंस रखी, इवन शान लॉस्ट इट, आप मोहम्मद राना डिजिटल लॉस्ट, किसको कहते हैं ये जो सोशल मीडिया पर आके उन्होंने अपनी आज भी एक से प्रेजेंस रखी हुई है, लोग उनके वीलॉग्स भी देखते हैं, उनके मतलब लोग जानते आज अब फॉर आप इसको क्या कहेंगे कि जब मैं नदीम साहब को ये कहता हूँ कि बेग साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आपको इंटरव्यू करना है, वो कहते नहीं यार ये इस कैमरे में क्या मैं करूँगा, छोड़ बेग साहब मैं ये शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ आपके साथ डिजिटल। रील शील नहीं बनवाते, हाँ, वीडियो नहीं बनवाते। तो इसको आप क्या कहेंगे? वो अवेयर नहीं है, वो अवेयर है, सब कुछ है, लेकिन हर किसी का अपना एक मुकाम है, अपनी एक सोच है, अपना एक फ़ैसला है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। रैम्बो ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया कि उसने अपना आईफोन लेके वो काम किया जो सर किसी लोग इसको एक्टर ने नहीं डिजिटल किया। डेथ कहते हैं, इसको आजकल की इस्तेलाह में लोग डिजिटल डेथ कहते हैं, और लोग ये टर्म भी यूज़ करते हैं कि वो अदाकार नहीं, वो अदाकारा नहीं, वो डॉक्टर नहीं, वो वकील नहीं, जिसकी डिजिटल प्रेजेंस मौजूद नहीं है। डिजिटली अगर डेड हो तो इफ़ वो कहते हैं वो माइंड डजेंट नो इफ़ आई डजेंट सी ना, तो अगर आप देख ही नहीं रहे, आपको दिख ही नहीं रहा, आप जो देख ही मोबाइल रहे हैं, नहीं, और बहुत से तरीके हैं दिखाए अपने आप को दिखाने के। तो आपको उनकी सोशल मीडिया मुझे बड़ा प्रेजेंस। अच्छा, देखो मैं पहले क्रेडिट दिया रैम्बो को कि उसने देखा जब कि वो टीवी भी नहीं कर रहा, फिल्म भी नहीं कर रहा, तो उन्होंने कैमरा पकड़ के खुद करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत अच्छा किया। साहिबा जो हमारी बेटी है, एक वफादार बीवी का उसने साबित किया है अपने आप को, उसके साथ मिलकर उन्होंने बहुत जो जीने के लिए अगर एक बाइज्जत ढंग का काम किया जाए तो इससे बढ़ के क्या होगा। और फिर एक और बात, उन दोनों ने अपने बच्चों को जो किया है अपनी लाइन की तरफ लेके आए, उनका बेटा बहुत अच्छा काम। ग्रूम किया है। अब अनफॉर्चुनेटली जो मुझे इख्तलाफ है वो ये है कि अपने बेटे को छोटी छोटी वहाँ खड़ा कर दिया, अपने पीछे खड़ा कर दिया, उधर खड़ा कर दिया, वो ये करे। अरे भाई उसको उसको ग्रूम करो खामोशी के साथ, और फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ है अच्छा, किसी से बोलो उसको अच्छा, लॉन्च करो। अच्छा। वो ताकि वो ज़ाया ना हो जाए। सही। सोच बड़ी रखनी चाहिए। वो अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे तो बहुत पसंद है। बड़ा खूबसूरत हैंडसम बच्चा है वो, बहुत अच्छा, ही इज़ नेक्स्ट हीरो। सर ये बताएं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में लोग यूजली नाम लेते हैं, अब जो आजकल आप दौर देखते हैं, लोग ब्लंटली क्रिटिक कर देते हैं, क्रिटिक कर देते हैं जब ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नुमान इजाज़ साहब ने बड़ा ब्लंटली खलीलुर रहमान कमर साहब को कह दिया मेंटली सिक है। इसी तरह खलीलुर रहमान कमर साहब को जब आगे लत्ते लेने का मौका मिला तो उन्होंने भी कह दिया कि भाई वो एक घटिया अदाकार है और घटिया करैक्टर में सूट करता है। आपसी रंजिशें हो जाती हैं। हाउ यू सी के अब जो डिजिटली ये चीज़ें, इवन आफ्ताब इकबाल साहब और सुहेल अहमद साहब की भी मैंने पहले यही कहा ना कि डर लगता है, चपलिस ना चलती कोई है। सोचता है ना कोई समझता है, बात कर देता है, ऊपर से कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि इंसान तमाश भी का नहीं है ना सर। उफ। मैं इसलिए नहीं देखता, आई हेट, सब बकवास है। आपकी इज्जत 1 मिनट में आसमान पे, 1 मिनट में ज़मीन पे। जो आपको बरसों लगे हैं मुकाम बनाने में, इज्जत बनाने में। खलीलुर रहमान कमर छोटा आदमी नहीं है, नुमान इजाज़ बहुत बड़ा आदमी है। इन दोनों को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए एक दूसरे के लिए, नहीं कहना चाहिए कुछ। एक ही फील्ड में काम करते हैं, एक ही जगह है जहाँ आपने मिलना भी है, बैठना भी है, बात करना है। मुझे प्यार है दोनों से बहुत, लेकिन मैंने कमेंट नहीं किया ना उसके पोस्ट पे ना उनकी पोस्ट पे। आपने भी बताया है तो मैं उस पैराए में बात कर रहा हूँ कि कि करना ही नहीं मुझे चाहिए। डर लगता है। डर भी लगता है, दुख भी होता है। ये डिजिटल आप करें ना, ये बड़ा खौफनाक अज़दा है। अच्छा सर, इतनी लाइफ में फिल्म इंडस्ट्री को पूरा एक बैकबोन की तरह रेवोल्यूशनाइज कर दिया, मतलब आपका अगर हम करेक्टर निकाल दें फिल्म इंडस्ट्री से तो आई थिंक बहुत सारे नाम ही वैनिश हो जाएंगे, इंक्लूडिंग जहल सितारा और सरगम, अदनान समी, ज़ेबा, ये सारे करेक्टर गायब हो जाएंगे, और दर्जनों, साइमा, इवन वो नाम ही शायद वैनिश सैमा, हो। बाबर, रेशम। अब देखना, रेशम ने पहली 5-6 फिल्में मेरे साथ की जो कामयाब फिल्में थी।
उसके बाद फिर वो अच्छा सर, फीमेल अदाकारों में बताएं कि कौन, जैसे हम रेशम को अक्सर देखते हैं बड़ी न्याज कर रही होती हैं और बड़ा वो दिखाती हैं, फीमेल अदाकाराओं में वालिद को अब एक करेक्ट आपका एक वो दर्जा है ना जिसको कि कौन, जैसे आपने अभी अरबाज साहब का नाम लिया, कौन पूछ लेती है कि सर कैसे हैं, तबीयत कैसी है, कोई घर में हालात ठीक हैं, कोई दुख कोई दर्द, कौन हाल चाल पूछ लेता है, इन टच हेलो है, कौन रहता है, कौन सी औलाद इनमें से कौन? सभी हैं ऐसे, मिल जाए तो पूछ लेते हैं, ना मिले तो लेकिन कोई एक तो ज़्यादा होगी जो दिल के करीब जो पूछ लेती होगी कि सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? साइम। साइमा। सर ये बताएं कि अदाकारा रेशम जो है, मैं उनको देखता हूँ वो न्याज बहुत ज़्यादा करती हैं और चीज़ों को बड़ा ज़बरदस्त करके चल रही होती हैं, उन्होंने अपनी डिजिटल प्रेजेंस भी बड़ी मेंटेन रखी हुई है। हाउ यू परसीव हर एज एन एक्ट्रेस? आप ही थे जिन्होंने उनको, मतलब दर्जनों नाम, पहले तो सर वो नाम बताएं ना अदाकारा रेशम के अलावा भी, जो मैं कि सैयद नूर ना होता तो वो शायद किसी और फॉर्म में ज़रूर हो सकते थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के ऑरा में अभी जैसे अदनान समी साहब के बारे में आपने बताया, मैं तो हैरान रह गया, वो खड़े भी नहीं प्रॉपर हो सकते थे, इतना मोटापा था उस टाइम। नहीं, रेशम बड़ी इंटेलिजेंट एक्ट्रेस है, और अनफॉर्चुनेटली उसको इंट्रोड्यूस तो मैंने कराया, लेकिन वो मुझे नहीं मानती। अच्छा। वो अपने उस्तादों में अयूब खावर को समझती है, या एक और नाम लेती है, वो पता नहीं किसका, और पता नहीं उनका साथ उन्होंने उसने क्या किया, लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई उससे शिकवा नहीं है। मुझे फ़ख्र है कि मैंने उसके साथ फिल्म्स की, उसको फिल्म में इंट्रोड्यूस कराया, उसमें मेहनत की, उसको ग्रूम करने में मेहनत की, उसकी प्रेजेंस बनाने में मेहनत की कि किस तरह उसको दिखाई देना चाहिए, उसका चेहरा कैसा होना चाहिए, उसके दांत कैसे होने चाहिए, उसके जिस्म के ऊपर जो कपड़े हैं वो कैसे पहनने चाहिए उसको, ये सारा मैंने किया, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है। तो अभी वो नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, या क्यों नहीं उससे कराया जा रहा, दूसरों का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी ऐसा कोई रोल नहीं बना जिसमें मैं उसको देखूं और उससे ना कराऊं, ये कभी हो नहीं सकता। आज भी अगर अदाकारा रेशम का कोई सूटेबल करेक्टर आपकी फिल्म में आता डेफिनेटली है तो आप मैं उनको बुलाऊंगा, कास्ट करेंगे? डेफिनेटली, क्योंकि वो सही। मेरी प्रोडक्ट है, वो माने जाना, वो पता नहीं किस किस का नाम लेती रहती है। तो गिला है, ये और एक गिला सा है ये या? कर दिया मैंने, गिला कुछ छुपा के तो नहीं कर रहा। मैं अक्सर देखता हूँ अपने इंटरव्यूज़ में, मेरे उस्ताद अयूब खावर साहब हैं, मेरे उस्ताद, भाई उनका काम तो कभी दिखाओ अपने उस्तादों का तुम्हारे साथ। वैसे तो बहुत बड़े नाम है वो, अयूब खावर बहुत बड़ा नाम है, बड़ा डिसेंट शायर है। बहरहाल ये तो सरेरा आपने कहा तो मैंने कह दिया, मुझे इससे कुछ नहीं है। अच्छा, और भी कोई ऐसे नाम हैं सर जो आप समझते हो कि जब इंट्रोडक्शन था तो यू वर देयर, बट नाउ जब उनकी लाइफ मूव ऑन हो गई, कुछ बच्चे होते हैं ना वो फिर जब मूव ऑन हो जाते हैं कहते हैं मैं थे आप ही सब कुछ सी, अब्बे ने तो तो कुछ नहीं ये तो किया। हमारी सोसाइटी का कल्चर का हिस्सा है, इसमें तो तो और भी कोई गिले हैं? नहीं कोई गिला अदाकारा रेशम से ही था बस जो आपने नहीं, कर उनसे दी। भी गिला नहीं है, ये तो मैंने वैसे बताया। क्या आप कह रहे हैं ना उस्ताद मुझे कह रहे हैं, मैंने कहा मैं उस्ताद नहीं हूँ, उस्ताद उसके और। इंट्रोड्यूस आपने किया था। हाँ सर जी। और नाम बताएं जो इंडस्ट्री में प्योर आप ही ने इंट्रोड्यूस किया एंड देवर सर नॉट, जैसे सर शान है, नहीं बाबर सर, हैं। सारे मैं बताता हूँ। मैंने पहली फिल्म बनाई कसम, इरम हसन और सलीम शेख इंट्रोड्यूस हुए उसमें। दूसरी फिल्म बनाई जीवा, जिसमें रेशम और बाबर अली इंट्रोड्यूस। तीसरी फिल्म बनाई सरगम, जिसमें जेबा बख्तियार और अदनान समी इंट्रोड्यूस। चौथी फिल्म बनाई घूंघट, जिसमें अरबाज खान इंट्रोड्यूस हुए, और साइमा का और शान का कमबैक हुआ उस फिल्म में। ये दोनों इंडस्ट्री से दूर हो गए हुए थे। और अंधलीप, उसके बाद हवाएं बनाई, जिसमें साउथ मेन लीड में बहुत अच्छे। फिर मैंने दीवाने तेरे प्यार के बनाई, जिसमें मोहम्मद राना और जिया अली इंट्रोड्यूस। कमाल हो गया सर। हाँ जी। फिर इनके बाद मैंने लड़की पंजाबन में शामिल खान को इंट्रोड्यूस कराया। तो ये सारे होते रहे हैं। हाँ, राजू बन गया जेंटलमैन, जिसमें ये लड़की लैला इंट्रोड्यूस हुई रैम्बो के साथ। रैम्बो सोलो हीरो के तौर पे आए। इस तरह करके बहुत सारे लोग, ये तो मुझे जो जो याद आते हैं मैं आपको बताता गया हूँ।
बड़ी बात है सर। तो सर ये सारे ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगियों में मूव ऑन हो गए और ज़िंदगी आगे चलती गई, और साइमा की परसिस्टेंट ज़िंदगी में स्पेशली पंजाबी मूवीज़ को लेकर, हु अदर देन साइमा यू थिंक के पंजाबी फ़िल्मों में, एक तो साइमा का एक ऑरा है ना, एक ऑरा है, इसको आप एक दो फिल्में नहीं, एक अदवार के तौर पर जानेंगे। हु यू थिंक कि इस खातून या इस अदाकार का अदवार या दौर जो है, इसका लॉस, जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, कि इनका जो टीचिंग और है कि कल को कोई फिल्म इंडस्ट्री पंजाबी रिवाइव करना चाहेगा तो सुल्तान राही को देखेगा, वो अदाकारा साइमा को देखेगा। हु यू थिंक कि उसका पावर इम्पैक्ट एज अ टीचर बहुत ज़्यादा है कि उसकी फिल्में देख के लोग सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें हमारे बहुत सीनियर एक्ट्रेसेस आती हैं इस हवाले से। मैडम सबिया हैं, मैडम दीबा हैं, मैडम मुसरत हैं, मैडम बाबरा शरीफ हैं, मैडम रानी हैं। ये सब इनका जो एक्टिंग का स्कूल है बड़ा रिच है। फिर अगले दौर में आ जाएं आप, साइमा है। फिर एक्टिंग के हवाले से मेरा ख्याल है कि, और मैं किसका नाम लूँ, बाकी सारी ही हैं लेकिन प्रोमिनेंट जो है वो साइमा ही है। बहुत शुक्रिया, सैयद नूर साहब मेरे साथ थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे राज नहीं मैं कहूँगा, लेकिन वो चीज़ें जो शायद आप सब नस्लों तक याद रखनी चाहिए। 73 साल की उम्र में ये शख्स, इनका फ़िटनेस लेवल, और 53 साल से फ़िल्म इंडस्ट्री को अपनी ज़िंदगी के देने वाला कितना कामयाब शख्स, आज भी रोशन दमकता सितारा है। एंड स्टिल मैनी चेहरे जो आज के दौर के भी चेहरे हैं, इंक्लूडिंग जन्नत मिर्ज़ा, उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।